नाज़रीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की हम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तय तक जाएंगी, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर उनको 2 मिनट का वक्त ही मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तेलंगाना में विधान परिषद चुनाव के लिए 3 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और मतों की गिनती 3 मार्च को होगी। तो वहीं पर बता दें कि महाकुंभ का आज समापन दिवस है और इस मौके पर जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो वहां पर शिरकत कर सकते हैं। और उसी दौरान एक जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में कोई भी हादसा नहीं हुआ है। और वहीं पर बता दें कि आने वाले दिनों में 2025 के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और कल ही जो है कैबिनेट विस्तार हुआ है। 7 मंत्रियों ने शपथ ली है और वो सातों जो मंत्री हैं वो भाजपा के हैं। और दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और जो विपक्ष के नेता हैं उनको परिसर से बाहर कर दिया गया है। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम। सबसे पहले बात करते हैं कि तेलंगाना विधान परिषद के 3 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज मतदान जारी है और ये 3 सीटें मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और वारंगल, खम्मम, नलगोंडा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हैं। मतदान की प्रक्रिया तरजीह मतदान प्रणाली के तहत हो रही है और मतदान की प्रक्रिया आज सुबह से शुरू हो गई है और शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जितने भी सीटों पर मतदान हो रहा है, भाजपा ने तीनों सीटों पर भाजपा जो है तीनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जी। जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 2 ग्रेजुएट जो वो है कॉन्स्टिट्यूंसी उन पे उम्मीदवार खड़े किए हैं। लेकिन बीआरएस इनमें जो है बिल्कुल दूर रही है इन चीज़ों से। वोटिंग जो है आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई और शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के लिए 3,55,159 वोटर्स को अपने वोट का इस्तेमाल करने की सुविधा देने के लिए 499 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तेलंगाना की नई एआईसीसी प्रभारी मीनाक्षी नटराजन ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ग्रेजुएट एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को कांग्रेस सरकार की उपलब्धि के बारे में सूचित करने का आग्रह किया है। मीनाक्षी ने एमएलसी चुनाव में कांग्रेस की निर्णायक जीत सुनिश्चित करने के लिए टीम वर्क के महत्व पर जोर देते हुए तेलंगाना में कई मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने मजबूत संबंधों पर जोर दिया। जिस तरह से देखा गया है कि बीआरएस जो है कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे खींच रही है इन दोनों में, चाहे वो ग्रेजुएट एमएलसी चुनाव हो या टीचर्स एमएलसी चुनाव हो। लेकिन बीजेपी ने सारी सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए हैं और वहीं कांग्रेस ने सिर्फ ग्रेजुएट जो एमएलसी से उन पे उम्मीदवार खड़े किए। आज वोटिंग हो रही है और जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है अपने काम को दिखा के वोट लेना चाह रही है, उसी तरह से बीजेपी जो है, जिस तरह से बंडी संजय की बात करें हम, तो बंडी संजय ने एक बयान दिया था कि अगर आप जो है हिंदुस्तान को भारत को जिताना चाहते हैं तो आप भाजपा को वोट कीजिए और अगर आप पाकिस्तान को जिताना चाहते हैं तो आप कांग्रेस को वोट कीजिए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए छोटे जो क्या बोलते हैं चुनाव होते हैं, उसमें भी बीजेपी लीडर्स जो हैं वो एक मतलब क्या बोलते हैं बॉर्डर के पार चले जाते हैं कि मतलब अगर आपको मतलब यहाँ जिताना है भाजपा उसको भारत को तो आप भाजपा को वोट दीजिए, वहीं अगर आपको पाकिस्तान को जिताना है तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए। अगर यही बात कोई किसी और पार्टी का लीडर कह दे तो पूरे में हंगामा हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कल इस पे कोई चर्चा ही नहीं हुई कहीं पे। जी। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के लीडर है, वो क्या बोलते हैं राज्य गृह मंत्री हैं बंडी संजय कुमार। लेकिन इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल जो है बीजेपी के लोग करते रहते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो देश के गृह मंत्री हों, चाहे वो कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री हों या फिर छोटे जो लीडर्स होते हैं वो। इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं बैन लगना चाहिए। और जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात की जा रही है
तो अभी एक वीडियो एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें बीजेपी के ही एक पूर्व मंत्री और अभी जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर, वो क्या बोलते हैं वहाँ गए थे मैच देखने दुबई में, और वो शाहिद अफरीदी से बातें करते नजर आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एक तरफ ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जाकर के पाकिस्तानी क्रिकेटर से मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं जी। तो ये कहीं ना कहीं दोहरा वो दिखा रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो मतलब सही है, तुम कर रहे हो तो गलत है। तो ये आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए पहले, उसके बाद आप बात कीजिएगा। इसी तरह से अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान चले गए थे जब नवाज शरीफ का बर्थडे था एक बार जी। तो आपको बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम कितने उसमें हैं जी। अब इस तरह से अगर आप बात करेंगे और इतना छोटा सा इलेक्शंस हैं, इसमें भी आप हिंदुस्तान पाकिस्तान लेके आएंगे तो आगे जब यहाँ पे विधानसभा चुनाव होगा तब तो आप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी जो हुआ था उसमें भी आपने बहुत कुछ बोला था। जी। जब भी चुनाव होने वाले होते हैं, भाजपा कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा बनाती है कि लोग उस तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे कि अभी एक मूवी आई थी छावा, जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बिल्कुल। हालांकि उस पर 100 करोड़ की मानहानि का जो है दावा भी किया जा रहा है कि अगर आपने ये फिल्म को फिर से रेशेड्यूल नहीं किया, फिर से सही से नहीं दिखाया, तो इसमें आपको 100 करोड़ की मानहानि भरनी पड़ेगी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये रिदा कि आपने एक बार कोई फिल्म रिलीज कर दी, लोगों ने देख ली, अब आप उसको लाख बेहतर करते रहें या आप लाख जो है अपने बयान देते रहें कि नहीं हम इस पर माफ़ी मांगते हैं, वो क्लियर नहीं हो पाएगी चीज़ें। ठीक है, आप पहले जब बनाएं और जो हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं वो अगर पास कर देना तो इसका मतलब ये कि आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं जो इतिहास से खिलवाड़ हो। अभी कुछ दिनों के बाद बहुत सारी ऐसी फिल्में आने वाली होंगी जिसमें जो है भाजपा के कुछ ऐसे लीडर्स हैं या आरएसएस के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे देश के कुछ ऐसे जो लीडर्स गुजर चुके हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उनको कहीं ना कहीं नीचे दिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही, लेकिन अब जब नीचे से ऊपर तक हर जगह वही लोग हैं तो आप किस पे उम्मीद कर सकते हो, किससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। जिस तरह आप देख रही हैं कि अभी आपने एक बात बोली कि कुंभ आज खत्म होने वाला है और कुंभ को लेकर के डीजीपी ने एक बयान दिया था कि कुंभ जो है बिना क्या बोलते किसी भी घटना के संपन्न हो रहा है। आप देखिए कि जो घटना हुई थी उसमें क्या हुआ है। 37 लोगों की मृत्यु हुई थी, 37 लोगों की मृत्यु बताई गई थी, लेकिन उसमें क्लियर नहीं हुआ क्योंकि जो फैमिली वाले थे उनका कहना था कि हमारे फैमिली के जो लोग हैं पूरे के पूरा कुनवा जो है चला गया, क्योंकि हम लोग सब लोग साथ में आए थे, लेकिन उसमें से कुछ 1-2 लोग ही बचे थे कि वो लोग घर वापस लौट के जा सके, लेकिन जो बाकी लोग थे वो नहीं जा पाए। और वहीं पर जो सरकार ने आंकड़ा पेश किया था कि 37 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है, लेकिन 37 लोगों की मृत्यु का सवाल यहाँ से कहाँ साफ दिखाई देता है कि 37 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि बहुत सारे परिवार दावा कर रहे हैं कि हमारे फैमिली के मेंबर्स नहीं मिल रहे हैं। वहां पर जो भगदड़ हुई थी यासिर, उसमें हमने देखा था कि जिस तरह के वीडियोस सामने आ रहे थे, एक के ऊपर एक इंसान लटका हुआ था, चढ़ा हुआ था, जूते चप्पल उनके सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि इसमें सिर्फ 37 लोगों की मृत्यु हुई है। हमने दिल्ली में भी जो हादसा हुआ था, जो ट्रेन का जो रूट बदला गया था, जो ट्रैक बदला गया था, उसमें भी कई सारी चीज़ें सामने आई थी। वहाँ पर भी कई सारे लोग मारे गए थे, 13 से 14 लोग की मृत्यु हुई थी वहाँ पर। तो वहाँ पर जो एक अफरा तफरी का माहौल है, वहाँ पर जो लोग थे उनका सामान था वो भी दिखाई दे रहा था। लेकिन वहीं पर अगर महाकुंभ की तस्वीरों पर हम अगर नज़र डालते हैं तो ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या में मृत्यु हुई है। देखिए जिस तरह से जो रिपोर्ट्स बाद में सामने आई थी उसमें ये कहा गया था कुछ ऐसे क्या बोलते इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे जो अंदर गए थे, जिन्हें खोजी पत्रकार कहा जाता है, वो अंदर गए थे और उन्होंने जा कर के देखा तो हर डेड बॉडी का नंबर लिखा हुआ था। तो वहाँ 58-59 नंबर वाली डेड बॉडीज रखी हुई थी। कुछ डेड बॉडी वो रखी हुई थी डेड बॉडी जिन पे नंबर लिखा हुआ था 58-59। तो इससे अंदाज़ा जो है यही लगाया जा रहा है कि जो लोग, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि सरकार के लिए हम या आम जनता जो है वो सिर्फ एक आंकड़ा है, वो एक संख्या है और वो उस संख्या को बढ़ा भी सकती है, वो उस संख्या को घटा भी सकती है। जिस तरह से हमने देखा कि जो मृत्यु हुई है उसकी संख्या घटाई गई है, लेकिन
वहां पे कितने श्रद्धालु आए हैं स्नान करने के लिए, इसकी संख्या उन्होंने बिल्कुल करेक्ट बताई है। या पता नहीं ये किस तरह से उन्होंने क्या बोलते हैं उसकी काउंटिंग की है जी। तो ये सारी चीजें आप जो है सरकार के लिए सिर्फ एक संख्या मात्र बचे हैं। और सरकार आपको जब चाहे, और आप ये देखिए कि जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है क्या बोलते हैं कुंभ में, या अभी जो दिल्ली में ट्रेन स्टेशन पे जो हादसा हुआ है उसमें उसमें जो है किन लोगों की मौत हुई। वो लोग जो एक मिडिल क्लास फैमिली या जो है क्या बोलते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग स्टेशन से जा रहे थे कुंभ नहाने के लिए, उनके साथ हुआ ये, किसी बड़े के साथ कुछ नहीं हुआ। आप जो है वीवीआईपीज को या जो बहुत पैसे वाले उनको आप अलग से सेवा दे रहे हैं, और जो बेचारे गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास है, उनको आप उन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उसके बाद भी फिर जो है जनता जो है उन्हीं को क्या बोलते हैं वो करना चाहती है कि नहीं इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे जिनके घर के लोग गए हैं इस भगदड़ में, उनसे आप एक बार पूछिए। कुछ बाबा लोगों ने ये भी कहा है कि भाई जो गए उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, तो आप भी एक बार चले जाइए, आप भी उस भगदड़ में जाइए और आप भी मोक्ष प्राप्त कीजिए, क्योंकि आपने भी तो कहीं ना कहीं पाप किया होगा। और वही बाबा ने आज एक कैंसर हॉस्पिटल खोला है जिसका उद्घाटन करने पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। आपने बाबा की बात की, एक ईशा फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, सदगुरु हैं, उन पर एक ऐसा इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने महिलाओं का शोषण किया है, और कई सारे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। हालांकि उसमें दावा किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि वो गलत वीडियोस हैं, लेकिन फैक्ट के साथ जो चेक किया गया है उसमें वो सही वीडियोस पाए गए हैं। और वहीं कल तमिलनाडु में हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात भी की थी। बिल्कुल, देखिए वो जैसा मैं बोलता हूँ कि बीजेपी ने कुछ बाबाओं को छोड़ा हुआ है। जो बाबा जो हैं वो कहीं ना कहीं देश के जो सेकुलर लोग हैं उनको अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो जिसका भी क्या बोलते हैं हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया था मोदी जी ने, वो बाबा हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करता है। और वही बाबा था जिसने सबसे पहले बोला था कि कुंभ में मुसलमानों को दुकान नहीं लगानी चाहिए, कुंभ में कोई मुसलमान प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पवित्र स्थान है और वहाँ पे अगर कोई भी मुसलमान चला गया तो वो अपवित्र हो जाएगा। अब उसी बाबा के क्या बोलते हैं हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से इन लोगों को प्रमोट कर रही है। ठीक उसी तरह से सदगुरु महाराज का भी है। जो सदगुरु महाराज पे आज नहीं से पहले भी कई चीज़ें लगती रही, कई इल्ज़ाम लगते रहे। कुछ बच्चियां उनके क्या बोलते हैं हॉस्टल से गायब हो गई हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हटा दिया जाता है। और इन बाबाओं का हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक बड़ा रौब रहता है। इनको इस तरह से प्रमोट किया जाता है, इस तरह से इनको प्रोजेक्ट बना करके पेश किया जाता है, इनकी मार्केटिंग की जाती है कि अगर ये हिंदुस्तान में इनके साथ कुछ होता भी तो ये हिंदुस्तान में रुकेंगे ही नहीं, ये चले जाएंगे बाहर, इनको कोई टेंशन नहीं है जी। तो आप सॉरी, आपने वो बाबा की बात बोली कि उसने बोला था कि महाकुंभ में जो है मुसलमान अपनी दुकानें नहीं लगाएंगे। हालांकि जब भगदड़ हुई थी तो सारे मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी थी, अपने घर खोल दिए थे, उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी किया था। देखिए आप जितना भी कड़वा बोलेंगे, इंसानियत के नाते इंसान जो है इंसान के काम आता है, ठीक है। और जब कहीं पे परेशानियाँ आती तो अगर कोई सच्चा इंसान होगा और जो क्या बोलते हैं सच्चा क्या बोलते हैं वो होगा क्या बोलते हैं उसको ईमानदार इंसान जो होगा, वो धर्म नहीं देखेगा कभी भी। कहीं भी मौत हो रही तो ये नहीं कहेगा कि हिंदू मरा है मुसलमान मरा है, वो कहेगा इंसान मरा है। तो इंसान की मदद के लिए इंसान ही आगे आता है, ठीक है। इन जैसे जो बाबा हैं वो इंसान नहीं है, क्योंकि अभी भी हमने कई बाबाओं को ऐसे देखा जिन पे रेप और क्या बोलते हैं मर्डर के इल्जामात हो गए हैं, उनको सजा भी हो गई, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं आराम से। आसाराम को ही देख लीजिए, आसाराम को देखिए, राम रहीम को देखिए, और भी कई बाबा ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी आसानी से जी रहे हैं। लेकिन फंसता कौन है? जो गरीब इंसान होता है, ठीक है। अभी आपने इतना ज्यादा भर्म, आप अगर 100 लोगों को बोल दे कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, उसमें से 10 का हो गया तो 10 के लिए तो आप भगवान हो गए। उसके 90 लोग कोई बात नहीं, हमारा किसी वजह से नहीं हुआ होगा, या फिर आप उसको कोई लॉजिक दे देंगे। तो ये चीजें चल रही हिंदुस्तान में इस वक्त, जो है धर्म का जो एक वो चल रहा है बहुत खतरनाक चल रहा है। बीजेपी की जीत के पीछे रीजन यही है, यही एजेंडा काम आता है, यही एजेंडा काम आता है कि आरएसएस जो है अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रही है और इन बाबाओं को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है।
ये आप देखिए कि इन बाबाओं के पास सिक्योरिटी कितनी होती है, जी। कितनी सिक्योरिटी के साथ ये जाते हैं। और मोदी जी को भी पर्ची दी अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने, पर्ची बाबा के नाम से मशहूर है। अब वो पर्ची क्या है, क्या हमारा देश में जो है बेरोजगारी कम हो जाएगी, हमारे देश की जो है महंगाई वो कम हो जाएगी, या फिर आपने कोई और पर्ची दी उनको? ये इस तरह की चीज़ें अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, या देश के गृह मंत्री ईशा फाउंडेशन के जो क्या बोलते हैं सदगुरु महाराज हैं उनके पास जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप पे जब कोई उंगली उठाएगा तो आप उसको फिर यही कहेंगे कि आप जो है देश से गद्दारी कर रहे हो। आप देश के गृह मंत्री पे इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री पे इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भाई साहब, उनको भी तो देखना चाहिए ना कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको किन लोगों से मिलना, आप मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आप धीरेन्द्र शास्त्री के हॉस्पिटल का जो है उद्घाटन करने चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं। और फिर जिस तरह से अभी देश के हालात हैं, अभी हम कुंभ की बात कर रहे थे, तो कुंभ में जिस तरह से उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हमला करते हुए कहा है कि महाकुंभ भगदड़ में लोगों की जान गई, क्या ये छोटी घटना है? डीजीपी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए कहा है कि मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ के मुद्दे को फिर जोरों शोर से उठा दिया। उन्होंने लिखा है कि श्रद्धालुओं की जान जाना क्या बड़ी घटना नहीं है, मृतकों की सच्ची लिस्ट का क्या हुआ? गौरतलब है कि अखिलेश यादव भीड़ से जो जुड़ी चीजें थी उनके बारे में बोल रहे थे कि एक डीजीपी जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये कहा, मुख्य डीजीपी हैं वो, कि भाई कुंभ खत्म हो रहा है बिना कोई घटना के, इतना बड़ा हमने आयोजन किया है और बिना किसी घटना के ये खत्म हो रहा। आप ये देखिए कि प्रयागराज से सटे हुए जो गांव है वहां पे बोर्ड की परीक्षा बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, उनकी परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया गया और वहां पे इतना जाम लगा हुआ है कि लोग आने जाने को परेशान है प्रयागराज में। और आपने ये भी देखा होगा कितनी ट्रेनों पे नुकसान हुआ है, शीशे तोड़ दिए गए, एसी कोचेस के शीशे तोड़ दिए गए, उनको कोई नहीं पहचान पा रहा है लेकिन वैसे कहा जाता है कि आपको कपड़ों से पहचान लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको वल्गराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपके हितों पे बात ना हो करके आपके अगेंस्ट बात करने के लिए आपको क्या बोलते हैं, विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उल्टा बयान देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, उर्दू पे बात करते हैं कि उर्दू नहीं होनी चाहिए, वो वगैरह बहुत कुछ होना चाहिए, मुल्ला मौलवी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन आप इस बारे में बात नहीं करते हैं कि हमने कितने लोगों को रोजगार दिया है। आप इस बारे में बात नहीं करते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में क्या कौन सी इंडस्ट्री खड़ी की है। आप ये नहीं बात करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में कितना रोजगार लेके आएंगे, निवेश लेके आएंगे, ठीक है, रोजगार कितना मिलेगा उससे, जो यंग लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, उसको जॉब कितनी मिलेगी। क्योंकि अगर आप अपने स्टेट में जॉब देंगे तो वो बच्चे फिर कहीं और क्यों जाएंगे। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंडस्ट्री हो सकती है, जहाँ पे ऑफिसेज बन सकते हैं, और अगर ऑफिसेज बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, और अगर वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी तो वो बाहर नहीं जाएंगे जी। अब होता यही है कि आप हमेशा कहते हैं कितना निवेश हो गया है, इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वो कहाँ चीज़ें हैं। बयान देना एक अलग चीज़ होती है, काम करना एक अलग चीज़ होती है। आप काम करके दिखाइए। आपने बोला कि महाकुंभ में हमने इतना पैसा लगा दिया, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, लेकिन भगदड़ हुई, लोगों की मौत हुई, आपने सही आंकड़े नहीं दिए। अब वो ख़त्म हो गया है, अब उसके बाद जांच कमेटी बैठी हुई है, अब वो अपने हिसाब से काम करेगी, अपोजिशन अपने हिसाब से काम करेगा, फिर आप विधानसभा में आएंगे, फिर आप तू तड़ाक से बात करके चले जाएंगे। आप एक मुख्यमंत्री हैं और आपकी एक गरिमा होती है, आप जिस सीट पे बैठते हैं उसकी भी एक गरिमा होती है, आप उस हिसाब से बात कीजिए जी। डीजीपी ने कितनी सफाई से ऐसे झूठ बोला है कि वहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। हालांकि सीएम योगी ने विधानसभा में इस चीज़ को उठाया था, बोला था, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि हाँ मौतें हुई हैं। और वहीं पर अस्पतालों से जो खबर सामने आ रही थी, जो परिजन थे वो बोल रहे थे कि 3 डेड बॉडी पर एक ही नंबर चिपकाया जा रहा है। बिल्कुल, बताइए। और वहीं पर एसडीटी की जो रिपोर्ट आई थी, दूसरी तरफ अगर देखें तो एसडीटी की रिपोर्ट आई थी पानी को लेकर कि दूषित पानी है, उसमें मल मूत्र सारी चीज़ें मिक्स हैं, वहीं पर जाके लोग स्नान कर रहे हैं। अब उसके बाद कितने लोग बीमार पड़ते हैं, कितने लोगों को उन सारी चीज़ों से गंभीर बीमारियां होती हैं, उन सारी चीज़ों को कोई भी नहीं देख रहा है। देखिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। देखिए, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महाकुंभ में जिस जगह स्नान किया जाता है और जिस जगह पे ये लोअर मिडिल क्लास और आम नागरिक जो है, जो मतलब कोई स्पेशल पासेस पे नहीं आते हैं,
वो लोग जहाँ पे स्नान कर रहे होते हैं वहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ है कि वहाँ पे बाहर से साफ पानी जो है मोटर के थ्रू अंदर डाला जा रहा है जी। तो लोग उसी से पानी भर करके पी रहे हैं और वही पानी आगे जा रहा है, वही नहा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में आप अगर लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी वैल्यू उसी वक्त होती है जब आप वोट डालने जाते हैं, वो एक स्याही आपकी वैल्यू बताती है, उसके अलावा आपकी कोई वैल्यू है नहीं। जिस तरह अभी आपने बोला कि एक एक डेड बॉडी पे तीन तीन डेड बॉडी पे एक एक नंबर चिपके हुए थे, सेम नंबर थे, तो इसका मतलब यही है कि आप मात्र एक संख्या है उनके लिए और वो संख्या कभी भी घटा सकते हैं, कभी भी बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने वो संख्या घटाई है और कुंभ में संख्या बढ़ा दी, कितने करोड़ लोग आके कुंभ में नहा के गए हैं, तो उसी तरह से वो आपको भी किसी दिन ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है एजुकेशन लें और उसके बाद अच्छा सोच समझ के अपना वोट दें, जिसे भी दें। आप ये नहीं मैं कह रहा हूँ किसी एक पार्टी को, आप किसी को भी वोट करें, लेकिन उसका बैकग्राउंड सब कुछ देख दाख के, जिस तरह से कल भी एक सुप्रीम कोर्ट में जो एक बहस चली थी कि जो इंसान अगर कोई मर्डर कर देता है जिसको सजा हो जाती है, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन वो इंसान जो है इलेक्शन लड़ सकता है, वो जो है क्या बोलते हैं असेंबली जा सकता है, वो संसद जा सकता है, लेकिन उस पर कोई बैन नहीं है। अगर वही एक इंसान पे कोई जुर्म लगा हुआ है, उस पर सजा हो गई, वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेगा तो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है वो। क्यों? क्योंकि वो एक आम नागरिक है। इसी वजह से ये कल जो बात चली उसमें ये भी कहा गया है कि उन लोगों पे आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए कि आपने अगर एक बार कोई जुर्म किया है, आप पे सजा है, तो आप दोबारा इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते हो। ये मुझे लगता है बहुत अच्छा फैसला है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो कुछ नए यंग जनरेशन के जो लोग हैं, यंग सोच के जो लोग हैं, वो आएंगे। शायद मैं नहीं कह रहा हूँ आकर के यही करेंगे, अरविंद केजरीवाल भी इसी नाम पे आए थे कि हम आएंगे भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। आज सीएजी रिपोर्ट पेश होने वाली, उसमें खुलासे कई होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब आ रहे तो उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम एक नई सरकार लेके आएंगे और नई सरकार क्या वो आप सब ने देख ली। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई अगर यंग आएगा तो वो इतना अच्छा काम करेगा, रोजगार देगा, ऐसा नहीं। लेकिन एक उम्मीद की जा सकती है कि अगर यंग जनरेशन आ रही है पॉलिटिक्स में, कोई एक पार्टी बना रही है, किसी पार्टी के थ्रू वो एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है, तो उसको सपोर्ट कीजिए। उसके बाद देखिए वो क्या करता है, क्योंकि अगर हम रेपिस्ट को या मर्डरर को वोट देंगे अपना, वो जेल में रहेगा या वो बाहर भी आएगा तो उसकी अपनी सुरक्षा इतनी होगी कि वो कहीं कोई और इस पर हमला ना कर दे। तो ये सारी चीज़ों को सोच करके जब भी आप वोट देने जाएं तो इन चीज़ों को जरूर देखिए कि हमारे वोट से किसे फायदा हो रहा है। हमारे देखिए किसी भी धर्म को कोई कभी मिटा नहीं सकता है, धर्म शुरू से लेकर एंड तक रहेगा। पहले भी धर्म था, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन ये जो धर्म का एक वो दिया जाता है, डर दिखाया जाता है कि आपके धर्म को मिटाने की कोशिश की जा रही है, आपके धर्म को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए होती है, इससे कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा। जी। तो बिहार की बात करते हैं। बिहार में जो है 2025 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से सारी पार्टियों ने राजनीतिक विसात बिछाना शुरू कर दी हैं। मोदी जी भी गए थे वहां पर, उन्होंने भी कई सारी चीज़ों के वादे किए थे। उन्होंने सबसे खास तौर पर हिंदुत्व के एजेंडे पर बात की थी। और वहीं पर कल बात करें तो कैबिनेट का विस्तार हुआ है। हालांकि 2024 में तीसरी बार नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई और तब से ही उनमें कुछ सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी, कुछ अनबन चल रही थी कि कैबिनेट का विस्तार सही से नहीं हो पाया था। लेकिन कल जो विस्तार हुआ है उसमें 7 मंत्रियों ने शपथ ली है और वो सारे के सारे भाजपा से हैं, लेकिन उसमें कहीं भी जेडीयू का कोई भी नेता नहीं है। तो ऐसी आखिर क्या वजह है कि जेडीयू इन सारी चीज़ों में आखिर आगे नहीं आई? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार और बीजेपी का साथ 3 दशक पुराना है, लेकिन इस दौरान कई बार उनके रिश्ते बने और बिगड़े हैं। सीएम नीतीश 2 बार बीजेपी का साथ गठबंधन तोड़ चुके हैं और 2024 में तीसरी बार हाथ मिलाया है। बिहार के बदले सियासी माहौल और महाराष्ट्र में बदले सियासी गेम के बाद नीतीश और उनकी जेडीयू 2025 में बीजेपी से सीएम पद की गारंटी चाहती थी। वहीं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो उन्होंने आम बजट में बिहार के लिए खजाना खोला, विकास की सौगात दी। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भागलपुर रैली में नीतीश कुमार को लाडला सीएम बताकर एक तरह से उनके चेहरे पे जो है मोहर लगा दी कि यही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन बीजेपी से हरी झंडी मिलते नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाया। जेडीयू ने
कैबिनेट विस्तार में सभी 7 मंत्री पद बीजेपी को दे दिए। इसके चलते बीजेपी पहली बार बिहार सरकार में पावरफुल नजर आ रही। बिहार में जेडीयू के पीछे चलने वाली बीजेपी अब पूरी तरह से बड़े भाई के रोल में आ चुकी है। अब आप ये देखिए कि जितने भी मंत्रियों ने शपथ लिए वो सारे बीजेपी के थे जी। और बीजेपी ने एक बड़ा गेम ये खेला है कि उसने यादव जितने भी क्या बोलते हैं वहाँ जातियाँ हैं उन सबको कहीं ना कहीं साधा है। उन सबको साध करके अब आप ये देखिए कि आज से 6-7 महीने के बाद इलेक्शंस होने हैं। 6 महीने भी अगर हम रख लेते हैं, 7 महीने भी, उससे पहले बीजेपी ने ये गेम खेला। तो इसका मतलब यही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सारे लोगों को साधने की कोशिश करे। उसमें यादव भी हैं, उसमें जो और क्या बोलते हैं बरादरियाँ, वो सारे लोग हैं और कहीं ना कहीं कास्ट को लेकर के बहुत बड़ा गेम खेला गया। जी। हालांकि 2026 में विधानसभा चुनाव केरल में भी होने वाले हैं, लेकिन वहां पर अभी से ही सारे पार्टियां जो है, खासकर कांग्रेस वहां पर अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है और अभी से ही वो सारे लोग वहां पर लोगों को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी लगातार दौरे कर रही हैं वहां पर और आज 27 और 28 तारीख को बैठक होने वाली है कांग्रेस की, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत अन्य कई नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि शशि थरूर को भी न्योता दिया गया है, लेकिन पता नहीं वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं कि शशि थरूर की नाराजगी कांग्रेस से चल रही है। बिल्कुल सही है, बोला जा रहा है कि शशि थरूर जा सकते हैं क्योंकि शशि थरूर वहाँ के एक बड़े लीडर हैं और शशि थरूर के बारे में ये कहा जाता है कि शशि थरूर अगर बोलते हैं तो लोग सुनते हैं उनकी बात, क्योंकि वो वहाँ के लोकल लीडर हैं और उनके फेस पे बहुत सारे काम हो जाते हैं कांग्रेस के। जी। और बात करते हैं, दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है, तो वहीं पर जो विपक्षी दल है उनको परिसर से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि जो आतिशी हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि हमने जय भीम के जो नारे लगाए थे उससे चिढ़कर भाजपा ने हमें परिसर से बाहर कर दिया। और कल ही बता दें कि जो कल दूसरा दिन था उसमें कई सारे एमएलए को जो है निलंबित किया गया था जो भाजपा की सरकार है उनकी तरफ से, लेकिन आज जो है उनको परिसर से बाहर कर दिया गया है। वहीं पर आतिशी ने ये आरोप बहुत खुलकर लगाया कि जय भीम का नारा देने पर उनको परिसर से बाहर किया गया है। उन्होंने कहा है कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से तानाशाही शुरू हो गई है। देखिए, आज सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी है और आम आदमी पार्टी के जितने भी एमएलए हैं उनको अभी तक अंदर जाने का रास्ता नहीं दिया जा रहा है। अब सीएजी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि इस पर आज चर्चा होनी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप इल्ज़ाम तो लगेंगे ही, क्योंकि आप बाहर खड़े हुए हैं, आपको पता नहीं अंदर क्या हो रहा है और आप अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि हम अगर अंदर जाएंगे तो हम अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसे इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है। और जिस तरह से अभी जो दिल्ली में जो सरकार आई है, अभी अगर शुरुआत में ये हाल है तो आगे आगे देखिए होता है क्या। जी, तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के जरिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।